जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे की सभी परीक्षाओं के लिए जीके जीएस की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा अपने पढ़ाई पर फोकस करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए आज की क्लास का क्या कहता है इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया था। तो गुजरात में साथियों कौन सा धौलागिरी नाम का हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि इस स्थल की खोज किसने की थी। इस स्थल की खोज साथियों जगपति जोशी नाम के व्यक्ति ने करी थी। किसने बच्चों? जगपति जोशी नाम के व्यक्ति ने करी थी। और कब करी थी यह भी आपको पता होना चाहिए। तो 1967 और 68 के बीच में करी थी। और यह भी याद रखेंगे कि इसको 2021 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कहता है पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है। तो साथियों इन सभी के लेखक हो जाते हैं वारा मिहिर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखिए साथियों हम आपको ये बता दें कि राजनीति दर्शन में जो कौटिल्य का साथियों स्थान है और व्याकरण में जो पाणिनि का स्थान है और विधान में मनु का स्थान है, तो साथियों गणित के क्षेत्र में वारामिहिर का वही स्थान है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर क्या कहता है इनमें से किसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो गेम खेलते समय हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु साथियों पोलो गेम खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। और यह भी याद रखेंगे साथियों कि कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता है? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इसको साथियों लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श भी कहा जाता है। ऐसा किस लिए? क्योंकि ये लाखों का दान करता था। और इसको साथियों कहा जाता है कुरान ख्वां। क्या कहा जाता है? कुरान ख्वां कहा जाता है। कुरान ख्वां कहा जाता है। ठीक है, कुरान ख्वां मतलब ये सुरीले स्वर में कुरान को पढ़ता है, इसीलिए इसको कुरान ख्वां कहा जाता है। और लाखों का दान करता है, इसीलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों क्या कहता है 4 नंबर प्रश्न देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को जान कंपनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों क्या कहता है कि 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण किया गया। तो सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय कौन थे। तो सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए। तो भारत के सबसे पहले पुर्तगाली फ्रांस जो वायसराय थे जो उनका नाम था फ्रांसिको डी अल्मीडा। फ्रांसिको यहां पर बिंदी लगेगा, फ्रांसिको डी अल्मीडा ये नाम था उनका जो पुर्तगाली पहले वायसराय थे भारत के। इन्होंने साथियों सेंट एंजेलो कोर्ट किले का साथियों निर्माण करवाया। सेंट एंजेलो फोर्ट किले का निर्माण करवाया। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा कहता है भारत में किस प्रकार की सरकार है? भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, बोले तो संसदीय सरकार है। ठीक है, यहां पर जनता के द्वारा शासन किया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या कहता है किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है। तो लोक सेवक का अर्थ क्या होता है बच्चों? लोक सेवक का अर्थ होता है सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी। ठीक है, सरकारी कर्मचारी या फिर सरकारी अधिकारी होता। तो सरकारी कर्मचारी का काम है कि लोगों को सेवा प्रदान करना या सरकार के काम करना, ना कि संसद बनना। तो साथियों किसी भी लोक सेवक को संसद बनने की अनुमति नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए साथियों क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 देखिए कहता है निम्नलिखित में से
किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा? तो संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव साथियों किसने रखा, ये आपको पता होना चाहिए। किसने रखा? तो एम.एन. राय ने रखा। कब रखा? 1934 में रखा। 1934 में रखा। हालांकि इनसे पहले साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में रखा था, लेकिन वो मुख्य रूप से नहीं रखा था, इसीलिए ऑप्शन डी यानी कि एम.एन. राय को ही माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा 9 नंबर प्रश्न। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसकी भैया जांच करना है आपको। देखिए, ये देखिए क्या कहता है कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधान में परिषद के प्रति जवाबदेह होती है? बिल्कुल नहीं होती है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति जवाबदेही होती है ना तो ये विधानसभा के प्रति, ना तो ये राज्यसभा, ये दोनों को जवाबदेह नहीं होती है, और ना ही ये उपराष्ट्रपति को जवाबदेह होती है। ये केवल और केवल विधानसभा मतलब कि विधानसभा को केवल जवाबदेह होती है, ना कि विधान को। केवल विधान परिषद को नहीं देती, राज्यसभा को नहीं देती, केवल और केवल विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। और इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 163 के भाग 2 में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न ये रहा प्रश्न नंबर 10। देखिए बच्चों क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघीय यानी कि फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? तो भैया चीन में भैया संघीय चुनाव की संघीय या फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है, क्योंकि यहां पर एकात्मक सरकार की शासन व्यवस्था होती है। कौन से? एकात्मक शासन भैया चलता है यहां पर चीन में। ठीक है, और कई जगहों पर चलता है, जैसे कि जापान हो गया, चीन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फ्रांस हो गया, इन सभी देशों में एकात्मक शासन की प्रणाली चलती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। ये रहा क्या कहता है, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह क्या कहलाता है? सभी बच्चों का ध्यान ब्रह्मांड की ओर केंद्रित हो रहा होगा, लेकिन ये गलत है। इनको कहा जाता है आकाशगंगा। क्या कहा जाता है? आकाशगंगा कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो साथियों अरबों खरबों जो होते हैं सितारों और धूल और गैस का जो संयुक्त रूप होता है वो आकाशगंगा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? आकाशगंगा। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न ये रहा साथियों क्या कहता है, गंगा के मैदानी इलाकों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये साथियों कछारी मिट्टी पाई जाती है, और ये उत्तर भारत में मुख्य रूप से विद्यमान है ये मिट्टी। और कछारी मिट्टी को साथियों जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, और ये आपको जानना आवश्यक होगा। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, और ये साथियों अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें धान की फसल, गेहूं की फसल, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जा सकती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न ये रहा क्या कहता है ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ग्रेनाइट जो है साथियों ये आग्नेय शैलों का एक उदाहरण है। ठीक है बच्चों, ये साथियों सबसे पहले बनकर निकलती है, इसीलिए इनको प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान लावा, जब ज्वालामुखी का लावा ठंडा होता है तो उसके पश्चात या उसके बाद में सबसे पहले यही चट्टानें निकलती हैं या निर्माण होती है, इसीलिए इनको प्राथमिक शैल कहा जाता है। ये सभी प्रश्न साथियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो साथियों यदि यह क्लास अच्छी लग रही तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए बच्चों अगला प्रश्न ये रहा क्या कहता है भारत का कौन सा शहर हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है? हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, तो कोलकाता जो है ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। बात कर लेते हैं कटक साथियों जो है ये महानदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और चेन्नई की बात कर ले,
चेन्नई में एक साथियों नदी होता है अडयार नदी। अडयार नदी ये तमिलनाडु के क्षेत्र है। अडयार नदी इसके किनारे स्थित है। और गंगटोक, गंगटोक जो है साथियों ये रानीचू नदी के किनारे स्थित है। रानीचू, रानीचू नदी के किनारे स्थित है। और ये कोलकाता तो बता ही दिया हुगली नदी के। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है? कहता है कि ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून क्या होता है बच्चों? यहां पर हम आपको बता दें हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कभी कभी माह में एक महीने में 2 पूर्णिमाएं पड़ जाती हैं और जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसमें निकलने वाले पूरे चांद को, पूरा जो चांद होता है उसको ब्लू मून कहा जाता है। और जिस भी वर्ष में ऐसा काम होता है, अगर जिस भी वर्ष में 2 ऐसी पूर्णिमाएं पड़ जाएं तो उसको ब्लू मून ईयर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय है? ऊपरी व्यय मतलब क्या होता है बच्चों? ऊपरी व्यय ऐसा व्यय होता है जो साथियों लागत से परे होता है, मतलब लागत से लेना है देना ही नहीं, जितना व्यय हो रहा है वो प्रत्येक अवधि के, प्रत्येक समय उतनी अवधि के बाद उतना व्यय करना पड़ेगा। जैसे कि बीमा, बीमा साथियों आपकी लागत क्या है, कितना है, कहां से लाते हैं, कोई प्रभाव ना पड़ता। अगर आप बीमा जमा करते हैं तो आपको बीमा जमा करना ही पड़ेगा उतना, यानी कि इसका लागत के उत्पादन से कोई भैया वो लेना देना नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो बच्चों के सिर के ऊपर से निकलते हैं। यहां पर देखिए अगला प्रश्न बच्चों 17 नंबर क्या कहता है? कहता है अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में औसत उत्पाद एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? ये होता है साथियों अगर कुल कुल उत्पाद का भाग कर देते हैं, कुल उत्पाद का भाग कर देते हैं श्रम से, कुल उत्पाद का भाग कर दे श्रम से, तो यही कहलाता है औसत उत्पाद। तो यहां पर हमने किसका इस्तेमाल किया? कुल उत्पाद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यानी कि एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट इज द, एवरेज प्रोडक्ट इज द टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट बटे श्रम, बटे श्रम यानी कि बच्चों क्या कह लीजिए, यहां पर कुछ भी हो सकता है, श्रम या फिर आपका कुल समय। यहां पर हम हिंदी में श्रम ही लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पर दिया गया। ये होता है एवरेज प्रोडक्ट का सूत्र। ये साथियों इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है, रेलवे की परीक्षाओं में अलग अलग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक और प्रश्न इससे ही संबंधित है। ऐसे प्रश्न बच्चों को साथियों कंफ्यूज करते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है? कहता है जब तक एमपी, एमपी का मतलब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद यानी कि एवरेज प्रोडक्ट से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद में क्या होता है? जब साथियों सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है तो इसका मतलब हुआ कि औसत उत्पाद लगातार बढ़ रहा है। तो लगातार बढ़ रहा है यानी कि बढ़ना जारी है। औसत उत्पाद बढ़ना जारी यानी कि लगातार वृद्धि हो रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसको उगादी या युगादी नाम से जाना जाता है। और एक ये 9 वर्ष त्योहार है, यानी कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये 9 वर्ष नए साल का त्योहार है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता? कहता है किस भारतीय राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता? ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता। और ये क्यों मनाया जाता है बच्चों, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये इसलिए मनाया जाता है 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1936 1936 को भैया 1936 को ओडिशा राज्य को भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का दर्जा, भाषा के आधार पर एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। और इसी के दौरान, इसी की याद में ओडिशा में प्रत्येक साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस प्रकार का
किस चीज का या किस चीज का आविष्कार किया? तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट। और कब किया था? ये 1867 में किया था। ठीक है, 1867 में इसका आविष्कार किया था। देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर ये साथियों नीदरलैंड के द हेग नाम के शहर में स्थित है। नीदरलैंड के द हेग नाम के शहर में स्थित है। वो बच्चों में एक भ्रांति है, कि पेरिस और न्यूयॉर्क में ज्यादा हेडक्वार्टर होते हैं, तो जिनको ना पता होता वो इन्हीं दोनों में से कुछ लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा ना करना है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? भारत ने साथियों 1920 में साथियों भाग लिया ओलंपिक खेलों में। और कहां पर जाकर लिया? ये साथियों आपको हम बता दें, ये प्रिचर्ड शहर में भाग लिया। प्रिचर्ड शहर जो कि कहां है? एंटवर्प नाम का शहर है और बेल्जियम देश में है। तो बेल्जियम देश में भारत ने साथियों ओलंपिक खेलों में भाग लिया था पहली बार। कब? 1920 में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहां स्थित है? यह प्रश्न बेहतरीन है। कहता श्री भगवान महावीर सरकारी संग्रहालय कहां स्थित है? तो ये साथियों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर? आंध्र प्रदेश के कडप्पा शहर में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1982 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और साथियों इसका काम क्या है? इसका काम है प्राचीन काल में जो साथियों कलाकृति और साथियों अवशेष या मूर्तियां सब मिलती हैं उनकी रक्षा करना है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथियों ये रहा 25 नंबर प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है। और ये प्रश्न हम चाहते हैं कि आप होमवर्क के तौर पर इसका उत्तर दें। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क के तौर पर है, ज्यादा समय हम नहीं लेते, आप जानते हैं। साथियों ये प्रश्न आपके होमवर्क के तौर पर, इसका प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा है, यदि यह क्लास अच्छी लगी है तो इसको एक क्या कर दीजिए, प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं उस प्रश्न का उत्तर हमको। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का